हेलो फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स पर। अब मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए सीरीज नंबर 2। और इसमें हम देखेंगे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हर डिसेबिलिटी के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सब एकदम आराम से बैठ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी करने वाले हूँ इसको। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी पहली स्लाइड। पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर ये रही। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 101, क्योंकि 100 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 101 से 200 क्वेश्चन की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि जो भौतिक सुख सुविधाओं में हीन बालक कहलाता है। तो यहाँ पर अ चाइल्ड इंफीरियर टू मटेरियल कंफर्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पहला है डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी वंचित बच्चा, दूसरा जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन चाइल्ड यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा, तीसरा जो है बैकवर्ड चाइल्ड यानी कि पिछड़ा बच्चा, और चौथा जो ऑप्शन है वो है क्रिएटिव चाइल्ड यानी कि सृजनशील बच्चा। ठीक है, अब आपको अपना सही आंसर देना है। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 101 का, इसकी हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ए है। ठीक है, क्यों है तो ये देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। तो इसका वंचित बालक वो होते हैं जिन्हें अपनी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण जो मतलब बुनियादी बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे अच्छा खाना, कपड़ा, ठीक है, अच्छी सेवाएं, शैक्षिक संसाधन नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जो एक सामान्य बालक को उपलब्ध होती हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की कमी सीधे तौर पर कहाँ पर पहुंचती है, वंचना को दर्शाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा डिप्राइव्ड चाइल्ड। ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड की बात करें तो इसमें उन बच्चों की जो आईक्यू लेवल होती है, ठीक है, इसमें जो आईक्यू लेवल होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है। बैकवर्ड चाइल्ड की बात करें, पिछड़े बच्चे की बात करें, तो जो अपनी आयु के स्तर के समान शैक्षिक कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और सृजनशील बालक जो होते हैं, जो नए और मौलिक विचारों को जन्म देते हैं, मतलब इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि विशेष शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होता है। ठीक है, विशेष शिक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होता है। तो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे हैं 4। पहला जो ए है 1:4, यहाँ पर क्या बोला है 1:40। ठीक है, दूसरा बी जो ऑप्शन है वो 1:35। सी की बात करें तो 1:8, और डी की बात करें तो 1:12। जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 1:8। भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से जो आरटीई है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, विशेष रूप से इसके जो मानदंड हैं इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो CWSN वाले होते हैं, CWSN का फुल फॉर्म है क्या है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे। ठीक है, इनके लिए आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात माना गया है, वो क्या है 1:1। ठीक है, गंभीर अक्षमता वाले बच्चों के मामले में ये अनुपात और भी कम है, जैसे 1:5 हो सकता है। ठीक है, ताकि इसमें क्यों किया गया है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 103, वो क्या कह रहा है, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे, एज अ टीचर आप क्या करेंगे। तो आपके पास पहला ऑप्शन है वुड से डोंट स्पीक लाइक दैट, मतलब कहेंगे कि ऐसा मत बोलो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जो टेल द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण बताएंगे। ठीक है, तीसरा जो है स्कोल्ड हिम फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, मतलब गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे। और चौथा जो है विल नॉट पे अटेंशन, यानी कि ध्यान नहीं देंगे। तो जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। ठीक है, बी क्यों है, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, यानी टेल द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है,
तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक शिक्षक के रूप में, मतलब एक एज अ स्पेशल एजुकेटर, जो सुधारात्मक फीडबैक होता है सबसे प्रभावी तरीका होता है। बच्चों को डांटने या टोकने के बजाय शिक्षक को उस शब्द का सही उच्चारण स्वयं करके दिखाना चाहिए, यानी कि मॉडलिंग। तो उससे क्या होता है, बच्चा बिना किसी डर के, हीन भावना के सही उच्चारण सुनकर उसे दोहराता है। ठीक है, तो गलत, इसमें हम कह सकते हैं कि गलत विकल्प क्यों, ऐसा मत बोलो, कहना या डांटना बच्चे को का जो आत्मविश्वास है वो कम कर देता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण बताना चाहिए, और ध्यान ना देना उसकी गलती को स्थायी बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 104। निम्न में से, यहाँ पर देख लेते हैं हम, निम्न में से श्रवण बाधित बच्चों के लिए अनुकूलन का आधार नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है, निम्न में से श्रवण बाधित बच्चों के लिए अनुकूलन का आधार नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो क्या है, विजुअल, दूसरा जो है वाइब्रेशन यानी कि कंपन, तीसरा जो है लाइटिंग, और चौथा जो है साउंड यानी कि ध्वनि। यहाँ पर क्वेश्चन देखना, नहीं होगा बोला है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 104 का राइट आंसर जल्दी से फटाफट बता दीजिए मुझे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी, यानी कि साउंड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को सुनने में कठिनाई होती है, इसलिए उनके शिक्षण के लिए जो ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि प्रभावी आधार नहीं हो सकता है। उनके लिए जो विजुअल है वो प्रभावी आधार हो सकता है, वाइब्रेशन जो है वो फील कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छी लाइटिंग जो है वो भी इनके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि लिप रीडिंग, साइन लैंग्वेज, ठीक है, लोगों का जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज देख सकें। तो ध्वनि उनके लिए बाधा है, सहायता नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 105, इसमें है सह पाठ्यक्रम यानी कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत शामिल नहीं है, को कैरिकुलर एक्टिविटीज और नॉट इंक्लूडेड। तो आपके पास आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लेक्चर यानी कि व्याख्यान मेथड। ठीक है, दूसरा लेक्चर पहला है, दूसरा क्या है, स्पोर्ट्स यानी कि खेल, तीसरा क्या है, म्यूजिक यानी कि संगीत, और चौथा क्या है, कल्चरल प्रोग्राम यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आप लोग सही लगा रहे, ए, यानी कि लेक्चर। ठीक है, अब देखो, को करिकुलर जो एक्टिविटी होती है वो कक्षा में किताबी ज्ञान से हटकर होती है। ठीक है, क्यों होती है, ताकि जो स्टूडेंट है उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। क्यों होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी चहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, तो हाँ, जैसे इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, खेल हो सकता है, संगीत हो सकता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन जो लेक्चर है एक शैक्षिक या कैरिकुलर गतिविधि है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, को कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं। ठीक है, को कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं, लेकिन हम लेक्चर की बात करें तो ये क्या है, कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 106, आरसीआई द्वारा कितनी श्रेणियों के व्यवसायिकों को कवर किया जाता है। ठीक है, आरसीआई द्वारा कितनी श्रेणी के व्यवसायिकों को कवर किया जाता है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ द प्रोफेशनल आर कवर्ड बाय आरसीआई। तो आपके सामने आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है आपका वो है ए, इन 7 कैटेगरीज, मतलब 7 श्रेणियों में। दूसरा जो है इन 10 कैटेगरीज, इससे पहले की वीडियोज में हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा जो है इन 15 कैटेगरीज यानी कि 15 श्रेणियों में, और नेक्स्ट जो है इन 16 कैटेगरीज यानी कि 16 कैटेगरीज में। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आप आंसर इसका बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो जो 106 है इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इन 16 कैटेगरीज यानी 16 श्रेणियों में। ठीक है, जो आरसीआई है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वर्तमान में लगभग 16 अलग अलग कैटेगरी के पेशेवर इसमें रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो इसमें विशेष शिक्षक, क्लिनिकल, मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास, सामाजिक कार्यकर्ता, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जैसे विभिन्न क्षेत्र इसमें शामिल हैं, ताकि दिव्यांगजन व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा मिल सके। ठीक है, तो कितनी कैटेगरीज हैं, इन 16 कैटेगरीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे, आरपीडब्ल्यूडी बिल संसद में कब पेश किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आरपीडब्ल्यूडी
बिल सांसद में कब पेश किया गया था? आपने लेक्चर भी देखा है आरपीडब्ल्यूडी का, ठीक है, और आपने अच्छे से पढ़ा भी है, बहुत बार पढ़ा होगा। तो मुझे इसका जवाब फटाफट आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 5 फरवरी 2014, दूसरा है 7 फरवरी 2014, तीसरा है 12 फरवरी 2014 और चौथा है 14 फरवरी 2014। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है, 7 फरवरी 2014। ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल जो है पहली बार राज्यसभा में 7 फरवरी 2014 को पेश किया गया था। ठीक है, हालांकि ये बिल बाद में संशोधित होकर 2016 में पारित हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत कब हो गई थी? मतलब 2014 में हो गई थी। तो ये कानून दिव्यांगजनों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ गई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 108 नंबर, डीडीआरसी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म ऑफ डीडीआरसी पूछा है। तो आपके पास आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिसेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट रिसर्च सेंटर, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर और चौथा ऑप्शन है डी जो डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, 108 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए कि 108 का राइट आंसर क्या है। तो 108 का जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है बी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। डीडीआरसी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, जिला स्तर पर दिव्यांग बच्चों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, तो सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर, सुनने की मशीन, वैसाखी, ठीक है, ये सारी चीजें वितरित करता है। और क्या काम होता है? अवेयरनेस फैलाने का इनका काम होता है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है, यानी कि किसके तहत ये काम करता है? ये काम करता है एमएसजेई के तहत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 109 नंबर का क्वेश्चन जो है, आर एम एस ए का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, आर एम एस ए का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ आर एम एस ए इज। अब आपके पास आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा स्कूल असेसमेंट, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय मिशन शिक्षा अभियान। ठीक है, फटाफट मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका सही जो आंसर है वो क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। इसका सही आंसर जो है वो क्या है? सी यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, ये अभियान कब स्टार्ट हुआ था? ये अभियान स्टार्ट हुआ था 2009 में। ठीक है, 2009 में शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या है, वो ये सेकेंडरी लेवल के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? सेकेंडरी लेवल के लिए है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ, तो 2009 में यानी कि 2009 में स्टार्ट किया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सेकेंडरी लेवल के लिए पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और इसमें एक चीज और करनी है, क्वालिटी की तो बात की ही गई है। ठीक है, क्वालिटी बढ़ाने की बात तो की ही गई है, उसके अलावा और भी इसमें जो नामांकन रेट है, ठीक है, मतलब इनरोलमेंट रेट जो है उसको बढ़ाने की भी इसमें बात की गई है। ठीक है, अभी एक चीज और बता दूं कि ये जो आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, तीन है, एक एसएसए है, ठीक है, एसएसए, दूसरा जो है आरए एमएसए और तीसरा जो है टीचर एजुकेशन। इन सभी को जोड़कर अभी बना दिया गया है 2018 में समग्र शिक्षा अभियान। क्या बना दिया गया है? समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले अकेले अकेले थे सारे, ठीक है, अभी क्या किया गया, तीनों को एक साथ मिलाकर क्या बना दिया गया? समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 110, फिल्म तारे जमी पर किस विकलांगता से संबंधित है? ठीक है, द फिल्म तारे जमी पर इज रिलेटेड टू विच डिसेबिलिटी। आपके पास आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता,
दूसरा ऑप्शन जो है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता, तीसरा ऑप्शन जो है ऑटिस्टिक यानी कि स्वालीनता, और चौथा ऑप्शन है डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि बधिरांतता। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? वैसे मैंने बहुत बार आपको समझाते हुए चीजें उसमें बहुत बार मतलब उसमें जो ईशान है उसके कैरेक्टर का नाम लिया है, बहुत बार उसका एग्जाम्पल दिया है। तो आई होप, मुझे लगता है कि इसका आंसर आप कभी गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। बी है, लर्निंग डिसेबिलिटी। लेकिन अगर इसमें टाइप्स दिया होता डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसअफेजिया, ठीक है, तब आपको कहाँ पर पिक करना होता, आप करके आते डिसलेक्सिया पे। ठीक है, कहाँ पे? डिसलेक्सिया पर। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो डिसेबिलिटी है, यहाँ पर ई कर लेना। ठीक है, ये जो डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी थी? डिसलेक्सिया थी। ठीक है, इस फिल्म मतलब इस फिल्म में जो मुख्य पात्र थे, क्या नाम था? ईशान अवस्थी। ठीक है, वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित थे? डिसलेक्सिया से। ठीक है, जो एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है। इसमें क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक आप सबने पढ़े हैं कि शब्द पढ़ने, लिखने, अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती थी। जैसे बी और डी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था बहुत बार। ठीक है, बी और डी में कंफ्यूजन होता था। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बच्चे की बुद्धि होती है सामान्य या अधिक हो सकती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। जैसे लिखने में हो सकती है, पढ़ने में, गणना करने में, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रही हमारे सामने नई स्लाइड, जो है क्वेश्चन नंबर 111। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 111 जो है, वेरीफाइड स्लेट सिस्टम क्या है? ठीक है, यहाँ पर वेरीफाइड स्लेट सिस्टम पूछा गया है और आपके पास ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज यानी कि भाषा शिक्षण की विधि, दूसरा जो ऑप्शन है मेथड ऑफ टीचिंग साइन लैंग्वेज, तीसरा जो ऑप्शन है मेथड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व का विकास, और चौथा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। हम बहुत बार क्या करते हैं, ऑल ऑफ दी एबव होता है तो उसी को टिक मार देते हैं कि सही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कल मैंने आपको कल वाली सीरीज में एक चीज और बताया था, द एप्पल ट्री प्रोग्राम। ठीक है, बताया था ना, द एप्पल ट्री प्रोग्राम। वो कौन सा मेथड था? स्ट्रक्चरल मेथड। ठीक है, लैंग्वेज सिखाने के मेथड कितने हैं? 3 है। पहला कौन सा है? नेचुरल, स्ट्रक्चरल और कंबाइंड, 3 प्रकार के मेथड पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो वेरीफाइड स्लेट सिस्टम है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ये ये होगा ए। ठीक है, क्योंकि मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, उसकी एक विधि है, जैसे एप्पल ट्री प्रोग्राम एक विधि है ना, वैसे द वेरीफाइड स्लेट सिस्टम भी उसकी एक विधि है। ठीक है, इसमें कलर कोड सिस्टम आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो जो मेथड है वो किसके? स्ट्रक्चरल मेथड के हैं। ठीक है, वेरीफाइड स्लेट सिस्टम जो है, इसका मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया था? हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को भाषा सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, वाक्यों की संरचना मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए 5 अलग अलग वर्गों या स्लेट्स का उपयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा व्याकरण के नियमों को दृश्य के रूप में देखकर समझ सके। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि निम्न में से ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनमें स्वयं में खोए रहने के कारण भाषा और सामाजिक विकास नहीं हो पाता है? ठीक है, अब आपके पास आपके आंसर हैं। पहला जो ऑप्शन है डेफ ब्लाइंडनेस चिल्ड्रन, दूसरा जो है लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तीसरा जो है ऑप्शन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, और चौथा जो है हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 112 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। राइट आंसर है सी, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन यानी कि स्वलीन बच्चे। ठीक है, स्वलीनता या ऑटिज्म जो है ये क्या है? एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसकी जो मुख्य पहचान ही यही है कि बच्चा क्या होता है, अपनी दुनिया में खोए रहता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, बच्चा अब जब अपनी दुनिया में खोए रहता है तो उससे दूसरों से बातचीत करने में, सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, उसका भाषा और विकास प्रभावित होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 113 जो है, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई?
ठीक है, ये एक विश्वविद्यालय है जो डिसेबिलिटी पर काम करता है। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। फटाफट बता दीजिए, ठीक है, इसका राइट आंसर। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन। पहला जो है 25 सितंबर 2001, दूसरा ऑप्शन जो है 26 सितंबर 2001, तीसरा जो है 27 सितंबर 2001 और चौथा जो है 28 सितंबर 2001। तो ऑप्शन इसका जो है वो कौन सा सही है? सी, यानी कि 27 सितंबर 2001। ये जो यूनिवर्सिटी है यानी कि विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? इसको ध्यान से याद कर लेना, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। ठीक है, कहाँ पर है? चित्रकूट में आप लगा सकते हैं। ये जो विशेष रूप से केवल दिव्यांगों के लिए बनाया गया था, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी रामभद्राचार्य जी ने 27 सितंबर 2001 को की थी। ठीक है, परीक्षा में अक्सर इसकी स्थापना और स्थापना वर्ष के बारे में पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 114, स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? इसके बारे में हमने इससे पहले भी चर्चा कर लिया था, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं कि इसकी जो सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है जेबी वॉटसन, ठीक है, दूसरा जो है सैमुअल किर्क, तीसरा जो है लियो कैनर और चौथा जो है ब्लूलर। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, आपके पास है 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? ब्लूलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 115, सीवीआर का पूर्ण रूप क्या है? आप सब ने पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है सीवीआर का फुल फॉर्म, यानी फुल फॉर्म ऑफ सीवीआर इज। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन, तीसरा जो है कंडीशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन और चौथा जो है कैरिकुलम बेस्ड रिहेबिलिटेशन। आप सभी को इसका आंसर पता है, तो बिना देर किए हम जाते हैं हमारे राइट आंसर पर जो है ए, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, सीबीआर पूछा हुआ है, तो सीबीआर का अर्थ समझ में आ गया, समुदाय आधारित पुनर्वास हिंदी में बोलते हैं इसको। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके तहत क्या करते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए अपने ही समुदाय के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये सुनिश्चित करना कि दिव्यांग व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में बराबरी से शामिल हो सके। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है 116, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधिता के प्रभाव, द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ ड्रंकनेस। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन पहला ए है, यानी कि प्रॉब्लम इन एडजस्टमेंट, समायोजन में समस्या, दूसरा जो है फिजिकल प्रॉब्लम यानी कि भौतिक समस्याएं, तीसरा जो है प्रॉब्लम इन रीडिंग ऑफ विजुअल मटेरियल यानी दृश्य सामग्री के को पढ़ने में समस्या, और चौथा जो है ऑल ऑफ द एबव। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि दृष्टिबाधिता मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट या विद्यार्थी जो होते हैं उनके जीवन में जो जीवन है कई तरह से प्रभावित होते हैं। ठीक है, समायोजन में समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि नए वातावरण या लोगों के साथ तालमेल बिठाने में चुनौती आती है। ठीक है, भौतिक समस्याएं भी होती हैं, बिना किसी सहारे के आने जाने में कठिनाई होती है, बिना मोबिलिटी ट्रेनिंग के बहुत दिक्कत होती है इनको। ठीक है, और तीसरा जो है दृश्य सामग्री को पढ़ने में समस्या। ठीक है, तो सामान्य किताबें या ब्लैक बोर्ड को देखने में ये असक्षम होते हैं। ठीक है, तो इन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं? ब्रेल लिपि और ऑडियो टूल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है 117 नंबर। यहाँ पर पूछा गया है कि BFE का पूर्ण रूप है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ BFE इज। अब आपके पास आपके आंसर हैं या ऑप्शन है। पहला है बिहेवियरल फेवर इन्वायरमेंट, दूसरा है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, तीसरा है बैरियर फ्री इंग्लिश, चौथा है बैरियर फ्री एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है।
तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? सी है, यानी कि बैरियर फ्री, सॉरी सी नहीं है, बी होगा। ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है? बाधा मुक्त वातावरण। इसका मतलब है कि इमारत, जो भी बिल्डिंग है, स्कूल्स हैं या फिर पब्लिक प्लेस हैं, उसको इस तरह से बनाना कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो बिना किसी बैरियर के वहां आ जा सके। जैसे कि सीढ़ियों के बगल में रैंप होना चाहिए, लिफ्ट में ब्रेल बटन होना चाहिए, या चौड़े दरवाजे होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड बिल्कुल हमारे सामने है। हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जो क्वेश्चन नंबर है 18। ये क्या कह रहा है? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 18, ये है निम्नलिखित में से विकलांगता के प्रति गलत धारणाएं हैं। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है। पहला है आर अ बर्डन ऑफ टू सोसाइटी, यानी समाज के लिए बोझ है। दूसरा है सच चिल्ड्रेन कैन नॉट रीड एंड राइट, यानी कि ऐसे बच्चे पढ़ और लिख नहीं सकते। ठीक है, और नेक्स्ट जो है पास्ट, सी ऑप्शन जो है पास्ट लाइफ इज अ सिन, मतलब पूर्व जन्म का पाप है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी में ऑल ऑफ दी एबव। अब फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? डी। क्यों है? क्योंकि समाज में डिसेबिलिटी को लेकर कई स्टेरियोटाइप और गलत विचार, मतलब मिसकंसेप्शन फैले हुए हैं। ये मानना है कि जो वे समाज में बोझ हैं, ठीक है, या वो पढ़ लिख नहीं सकते, ठीक है, या फिर उनके पिछले जन्म के पापों का फल है। ये सभी बातें पूरी तरह निराधार और गलत है। ठीक है, तो आधुनिक तकनीकी और सही शिक्षा के साथ क्या हो सकता है? जो डिसेबल्ड पर्सन है वो हर क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। 119 जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या कहता है? निम्नलिखित में से परामर्शदाता के गुण हैं। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है। पहला ओपन माइंडेड, यानी कि खुले विचारों वाला। ठीक है, दूसरा जो है हियरिंग एबिलिटी, यानी कि सुनने की योग्यता। तीसरा जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि प्रभावपूर्ण संप्रेषण कौशल। और चौथा जो है ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहले हम इसमें राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। राइट आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब ऑल ऑफ द एबव क्यों है? तो जो एक अच्छा काउंसलर होता है उसमें ये तीनों गुण भर भर के होने चाहिए। ठीक है, खुले विचारों वाला क्यों होना चाहिए? ताकि वो बिना किसी पूर्वाग्रह के सामने वाले की बात सुन सके। ठीक है, बिना जज किए सुन सके। और सुनने की योग्यता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब वो एक्टिव लिसनिंग करेगा, ठीक है, मतलब एक अच्छा श्रोता होना बहुत बड़ी खूबी होती है। एक्टिव लिसनिंग करना बहुत बड़ी खूबी होती है। अगर मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तभी तो आप मुझे अपनी बात बोलोगे, नहीं सुनूंगी तो क्या होगा? आप बोलना बंद कर दोगे। ठीक है, तो अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। ठीक है, और प्रभावपूर्ण संप्रेषण कौशल, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अपनी बात को स्पष्ट और सहानुभूति के साथ समझाने की कला भी होनी चाहिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा 4 ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द एबव, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 नंबर का जो क्वेश्चन है, असत्य कथन चुनिए, सेलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है डेफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड लिप रीडिंग क्लियरली, यानी बधिर बच्चे लिप रीडिंग स्पष्ट समझ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है डेफ चिल्ड्रन कैन हियर परफेक्टली विथ हियरिंग एड, बधिर बच्चे श्रवण यंत्र से पूर्णतः ठीक सुन सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट जो है दे कैन हियर बाय स्पीकिंग इन द ईयर्स ऑफ द डेफ, बधिर के कान में बोलने से वो सुन सकते हैं। ठीक है, और चौथा जो है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? बधिर बच्चे लिप रीडिंग स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। जरूरी नहीं है हर बच्चा जो है, मतलब बच्चे की लिप रीडिंग सब कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ अनुमान लगाना पड़ता है। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? बधिर बच्चे श्रवण यंत्र से पूर्णतः ठीक सुन सकते हैं। ठीक है,
सुनने की शक्ति को जो हियरिंग एड है वो क्या करता है, जो हियरिंग की पावर होती है, यानी कि सुनने की जो पावर होती है उसको बढ़ाता है, लेकिन वो कान को पूर्णतः मतलब नॉर्मल नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो क्या है, बधिर के कान में बोलने से वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, यानी कि 4। यहाँ पर पूछा क्या था, असत्य कथन। ठीक है, तो सारी जो ऑप्शन है वो गलत है, तो हमें क्या चूज करना है, डी चूज करना है। ठीक है, अब आते हैं 121 क्वेश्चन नंबर पर। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की टैगलाइन क्या है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, मैंने इसको भी आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था अगर आपको याद है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। दूसरा है अधिकारों का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। एंड नेक्स्ट जो है फुल्ली पार्टिसिपेशन यानी कि पूर्ण भागीदारी। ठीक है, अब आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पीडब्ल्यू यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबल्ड विकलांगों की राष्ट्रीय नीति शिक्षा। और चौथा जो है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। ठीक है, तो मुझे फटाफट बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल्ली पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, या इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल्ली पार्टिसिपेशन। ठीक है, समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी। ये क्या है, पीडब्ल्यूडी का मूल मंत्र है। ठीक है, ये जो आंसर है वो क्या है, पीडब्ल्यूडी का मूल मंत्र है। ये क्या सुनिश्चित करता है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एजुकेशन, रोजगार और समाज के क्षेत्र में बराबर का मौका मिले, उनके अधिकारों की रक्षा हो और वो समाज का एक सक्रिय हिस्सा मतलब एक्टिव पार्टिसिपेटर बन सके। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 122 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आ गया, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, बता सकते हैं आप इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जिन्होंने यहाँ से कोर्स कर रखा होगा, मैंने भी मेरी बीएड यहीं से करी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, 2007 यानी कि 2007। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, 2008। तीसरा जो ऑप्शन है 2009 और चौथा जो ऑप्शन है 2010। यानी कि 122 वाला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, मतलब जो DSMNRU है ये स्टैब्लिश कब हुआ। ठीक है, तो फटाफट मुझे इसका राइट आंसर कमेंट में लिख दीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, बी है यानी कि 2008। ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा ये कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, यूपी के लखनऊ में है। ये अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कहाँ पर स्थित है तो आप बता सकते हैं यूपी के लखनऊ में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में की गई थी। ये दुनिया का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है, मतलब ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना किसके लिए हुई थी, विशेष रूप से डिसेबल्ड बच्चों के लिए हुई थी। ठीक है, डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए हुई थी। इसका काम क्या था, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना। यहाँ जो 50% सीटें हैं वो किसके लिए, केवल डिसेबल्ड बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है 123। 123 का जो क्वेश्चन नंबर है वो देख लेते हैं, पैराप्लीजिया क्या है, व्हाट इज पैराप्लीजिया। ठीक है, तो आपके पास आपके जो आंसर हैं, ऑप्शन है वो देख लेते हैं। पहला है, अ पर्सन वन आर्म और वन लेग इज अफेक्टेड यानी व्यक्ति का एक हाथ और एक पैर जो है प्रभावित होता है। दूसरा ऑप्शन जो है, बोथ हैंड आर अफेक्टेड यानी दोनों हाथ प्रभावित होते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है, द बॉडी डज नॉट हैव बोन्स यानी शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। तीसरा ऑप्शन जो है, बिलो द वेस्ट इज अफेक्टेड यानी कि कमर के नीचे का भाग प्रभावित होता है। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका जो मतलब राइट आंसर है वो क्या होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब मुझे बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से, सीपी सॉरी, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 123 का जो राइट आंसर है
वो बताइए आपकी इसका जो राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, बिलो द वेस्ट इज अफेक्टेड, यानी कमर के नीचे का भाग प्रभावित होता है। ठीक है, पैराप्लीजिया एक प्रकार का क्या है, पैरालिसिस है, जो आमतौर पर क्या करता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है यानी स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने के कारण होती है। तो इसमें क्या होता है, जो शरीर का निचला हिस्सा होता है, विशेष रूप से दोनों पैर और कमर के नीचे के अंग काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वाड्राप्लेजिया है अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो जिसमें चारों अंग और हाथ, चारों अंग प्रभावित होते हैं, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर, दोनों हाथ प्रभावित और दोनों पैर किसमें प्रभावित होते हैं, क्वाड्राप्लेजिया में होते हैं। और हेमीप्लेजिया में क्या होता है, जिसमें शरीर का एक आधा हिस्सा जो होता है, दायां या बायां हिस्सा प्रभावित होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 124 पर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कैपेसिटी इनहेंसमेंट, यानी कि क्षमता संवर्धन। दूसरा है बी सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशील बनाना। तीसरा है सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण। और चौथा जो है अभिभावकों की भागीदारी। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ठीक है, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। 124 का राइट आंसर फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। ठीक है, यानी कि सी जो है वो क्या है, सेपरेशन। ठीक है, पृथक्करण। तो समावेशी शिक्षा जो होती है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल अर्थ क्या होता है, यही कि वो बच्चे चाहे दिव्यांग हो या समान हो, उनको एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो जो क्षमता संवर्धन है, यानी कि कैपेसिटी इनहेंसमेंट की अगर हम बात करें, तो और संवेदनशीलता की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है, अभिभावकों की भागीदारी सफल समावेशन के ये स्तंभ माने जाते हैं, पिलर माने जाते हैं। लेकिन पृथक्करण क्या करता है, समावेशन का उल्टा है। ठीक है, जहां बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि समावेशन से अलग कर दिया जाता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो आंसर है वो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 125 यानी कि 125 नंबर, लोकसभा में यहाँ पर पूछा गया, लोकसभा में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब पारित किया गया, यानी व्हेन वाज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पास्ड बाय लोकसभा। आपके पास आपके आंसर है, पहला जो ऑप्शन है ए 12 दिसंबर 2016, दूसरा जो ऑप्शन है 14 दिसंबर 2016, तीसरा जो ऑप्शन है 15 दिसंबर 2016 और चौथा जो है 16 दिसंबर 2016। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताइए, 125 का राइट आंसर क्या है, फटाफट बता दीजिए 125 का जो राइट आंसर है वो क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है, यानी कि 14 दिसंबर 2016। देखो, जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, तो इससे पहले 12 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। ठीक है, तो 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया और इस कानून ने 1995 के पुराने आरपीडब्ल्यूडी की जगह ले ली। ठीक है, तो इसमें जो दिव्यांगता की कैटेगरीज थी उनको 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 कर दिया गया, यानी 21 कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है, यहाँ पर क्वेश्चन है 126 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है, 126 नंबर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय विच एक्ट। अभी इससे पहले की स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए कि किसके द्वारा इसको रिप्लेस किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है एंटी एक्ट, यानी नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो 1999 में आया। दूसरा है रिहैबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट, यानी कि आरसीआई एक्ट जो 1992 में आया। फिर है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 1995 में आया। और उसके बाद है मेंटल हेल्थ एक्ट जो 1987 में आया। ठीक है, तो सॉरी, तो हम देख लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आप सभी को पता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि सी आंसर है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न की भाषा पर जो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो इसका अर्थ क्या है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी 2016 किस पुराने कानून की
जगह ली है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में भारत में दिव्यांगों के अधिकार के लिए पहला प्रमुख कानून था, ठीक है। और 2016 में क्या किया गया, इसको करेक्ट किया गया और यूएनसीआरपीडी के मानकों के अनुरूप बनाने के लिए इसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के मतलब रूप में रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर जो 127 है वो है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, ठीक है। एक 5 साल, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, ठीक है, तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है। इस तरह के लक्षण किससे संबंधित हैं? अब आपके पास आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधित बच्चों से। दूसरा है ऑटिज्म चिल्ड्रन यानी कि स्वलीनता बच्चों से या स्वलीन बच्चों से। तीसरा जो ऑप्शन है विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि दृष्टि बाधित बच्चों से। और चौथा जो है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी कि अक्षम बच्चों से। तो फटाफट मुझे इसका जो राइट आंसर है वो बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए 127 का राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं 127 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है, ठीक है, ऑटिज्म चिल्ड्रन से, ठीक है। तो ऑटिज्म चिल्ड्रन जो है इसके 3 मुख्य पहचान जो है मतलब लक्षण जो है वो माने जाते हैं। पहला क्या है, सोशलाइजेशन की कमी, ठीक है, क्या है, सोशलाइजेशन की कमी, ठीक है, यानी कि सामाजिक प्रतिक्रिया में कमी, दूसरों के साथ जुड़ने और प्रतिक्रिया में कठिनाई होती है इनको। दूसरा क्या होता है, जो लैक ऑफ संप्रेषण होता है यानी कि संप्रेषण में कमी होती है, यानी बातचीत करने और अपनी बात समझाने में समस्या होती है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, पुनरावृत्ति व्यवहार, मतलब एक ही व्यवहार को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी यानी कि ऑटिज्म। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है 128 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि फिल्म ब्लैक किस विकलांगता से संबंधित है? इसकी भी मैंने बहुत बार चर्चा की है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम्पल दिए हैं। रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन जी वाला अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो आप फटाफट आंखें बंद करके भी इस पर लगा सकते हैं, ठीक ठीक है। तो अब मुझे बताइए, वैसे फिल्मों का आप जरूर ध्यान रख लेना कि कौन सी फिल्म किस डिसेबिलिटी पर दर्शाई गई, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं जो हमारा 128 जो क्वेश्चन नंबर है इसके आंसर क्या हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता। दूसरा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता। तीसरा जो है ऑटिस्टिक यानी कि स्वलीनता। और चौथा जो है डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि बधिराता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देख लेते हैं, राइट आंसर है डी यानी कि डेफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। फिल्म जो ब्लैक है, अमिताभ बच्चन जी और रानी मुखर्जी जी इसके कैरेक्टर में है, ठीक है। तो इसमें इनकी जो प्रसिद्ध लेखिका है कौन, हेलन किलर से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, हेलन किलर के जीवन से प्रेरित है, ठीक है। इसमें मुख्य पात्र ना तो देख सकता और ना ही सुन सकता है। ये इस स्थिति को क्या बोलते हैं, डेफ ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो ये एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थिति है जहां पर संचार के लिए क्या करना पड़ता है, जो टेक्टाइल माध्यम होते हैं ना उसका उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रही नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। अब देखते हैं 129 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो 129 नंबर का जो क्वेश्चन है, टीआईडी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म ऑफ टीआईडी, ठीक है। तो आप सबसे पहला फुल फॉर्म है इसमें, पहला ऑप्शन जो है टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डिसेबिलिटी, पहला ऑप्शन क्या होगा, टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डिसेबिलिटी। दूसरा ऑप्शन बी है ट्रेनिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। तीसरा ऑप्शन जो है ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। और चौथा ऑप्शन है ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिना देर किए मुझे 129 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। तो 129 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, ठीक है। सी यानी कि ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, ठीक है, सॉरी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, ठीक है। मतलब बौद्धिक अक्षमता यानी कि आईडी को उनकी सीखने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ट्रेनेबल जो होता है श्रेणी में वे बच्चे आते हैं, मतलब वो बच्चे जिन्हें एकेडमिक में
जो एकेडमिक शिक्षा होती है वो कम दी जा सकती है, लेकिन उन्हें जो डेली लिविंग स्किल्स होती है या इंडिपेंडेंट बनाने की जो बात होती है, ट्रेनिंग होती है, वो दी जा सकती है। तो इसका जो आईक्यू स्कोर होता है वो कितना होता है, 35 से 49 के बीच में होता है। ठीक है, इनका जो आईक्यू स्कोर होता है वो 35 से 49 के बीच में होता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर कि कोढ़ अथवा हैसन रोग किस विकलांगता को कहा जाता है। ठीक है, यानी लेप्रोसी और हैसन डिजीज किस डिसेबिलिटी को कहा जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, तीसरा ऑप्शन है एपिलेप्सी और चौथा ऑप्शन है डेफ ब्लाइंडनेस। फटाफट मुझे इसका सही आंसर बता दीजिए। यहाँ पर लेप्रोसी बोला गया है, तो आप थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा सकते हैं कि 130 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लेप्रोसी है। ठीक है, यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है लेप्रोसी को मनोवैज्ञानिक रूप से क्या किया गया, हैसन रोग कहा जाता है। ठीक है, इसको अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखें तो क्या है, हैसन डिजीज है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, गेरहार्ड हैसन ने की थी। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों को भी एक विशेष विकलांगता की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इस रोग के कारण अंगों में संवेदनशीलता जो है वो खत्म हो जाती है और क्या होता है, विकृति आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 131। 131 जो है वो क्या कह रहा है कि आउटरीच पुनर्वास कार्यक्रम। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है आउटरीच कार्यक्रम है। आपके पास है आपका ऑप्शन ए रिहैबिलिटेशन इन सेंटर, ठीक है, केंद्र में पुनर्वास करना। दूसरा है रिहैबिलिटेशन बाय गोइंग टू कम्युनिटीज एरिया, यानी कि सामुदायिक क्षेत्रों में जाकर पुनर्वास करना। आपका तीसरा ऑप्शन है सी ए एंड बी बोथ, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फटाफट मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं 131 का। 131 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी, यानी कि रिहैबिलिटेशन बाय गोइंग टू कम्युनिटी एरिया, यानी कि सामुदायिक क्षेत्रों में जाकर पुनर्वास करना इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो आउटरीच का का शाब्दिक अर्थ जो है पहुंच से बाहर जाकर सेवा देना। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के तहत जो अगर हम आउटरीच का मतलब समझे तो क्या है, पहुंच से बाहर। यहाँ ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, राइटिंग थोड़ी बेकार दिख रही है इस पर। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहुंच से बाहर जाकर सेवा देना। तो इस कार्यक्रम के तहत जो स्पेशलिस्ट होते हैं या जो हेल्थ कर्मी होते हैं, वो केंद्र में बैठकर मरीज का इंतजार नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, खुद गांवों में जाकर, दूर दराज के इलाकों या समुदायों के बीच जाकर पुनर्वास सेवाएं और जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 132। ये क्या पूछ रहा है, एसएसए का पूर्ण रूप। इससे पहले की स्लाइड में हमने डिस्कस किया, तो इसमें हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान का, दूसरा है सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सी जो है शिक्षा समिति अभियान, और चौथा जो है स्कूल समिति अभियान। ठीक है, तो अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम माना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। ठीक है, ये चीज आपसे पूछ सकते हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2001 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को। ठीक है, आपने इसका वो लोगो देखा होगा, सब पढ़े और सब बढ़े। तो 6 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में इस अभियान की बहुत बड़ी भूमिका है, ताकि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 133 जो है रक्तलाई विकार से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रक्तलाई विकार से संबंधित है, आपके पास पहला ऑप्शन है थैलेसीमिया, और दूसरा है सिकल सेल डिजीज, तीसरा है हेमोफीलिया, और चौथा जो है ऑल ऑफ दी एबव। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, इसका डी है। ठीक है, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग और हीमोफीलिया जो है ये क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है आपसे पूछ सकते हैं, तो ये क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब इसमें थैलेसीमिया जो है, अगर हम इसकी बात करें तो मतलब ये जो तीनों स्थितियां हैं ये रक्त की कोशिकाओं या उनके कार्यों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसमें इसके तहत तीनों को क्या किया गया था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की श्रेणी में रखा गया था। तो पहला जो है थैलेसीमिया, यानी शरीर में हीमोग्लोबिन की असामान्य रूप से, मतलब इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो असामान्य रूप से बनता है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज की बात करें तो ये क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, मतलब जो सिकल्स होते हैं, हंसिए के आकार के हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, हेमोफीलिया जो है, रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे क्या होता है, मामूली चोट पर भी बहुत ज्यादा खून बह जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसकी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है ऑटिज्म, दूसरा ऑप्शन है लर्निंग डिसेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है डेफ ब्लाइंडनेस और चौथा ऑप्शन है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके जो सही आंसर की, तो वो क्या है, HI यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI एक्ट जो है 1992 की मुख्य रूप से उन श्रेणियों में पेशेवर को प्रशिक्षित और पंजीकृत करता है। ठीक है, जो विशिष्ट विकलांगताओं पर काम करता है। हालांकि RCI अब सभी जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है उन सभी के लिए काम करता है, लेकिन इसके जो मूल अधिनियम के समय क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधिता और मानसिक मांद्यता जैसी मुख्य श्रेणियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से श्रवण बाधिता जो है इसका, इसके क्लासिक फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 135, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अध्याय 14 क्या कहता है, ये क्या कहता है, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कौशल विकास और रोजगार। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, अध्याय 14 की बात हो रही है। दूसरा जो है स्टेट फंड एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष। और तीसरा जो है सी, नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष। और डी जो है एजुकेशन। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर क्या हो सकता है, फटाफट मुझे बताइए। 135 का राइट आंसर जो है वो क्या है, सी, यानी कि नेशनल फंड फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। आपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़े हैं ना, उसके 14 मतलब जो 14 अध्याय है, जो उसका सेक्शन 86 और 87 में क्या किया गया, राष्ट्रीय कोष और उसके प्रबंधन का उल्लेख किया गया। ये कोष जो है विशेष रूप से किसके लिए काम करता है, दिव्यांगजन के वेलफेयर के लिए, रिहैबिलिटेशन योजनाओं के लिए और उनकी सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट जो है वो किस में आता है, अध्याय 4 में आता है। ठीक है, एजुकेशन जो है वो किस में आता है, अध्याय 3 में आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 136। तो जो 136 क्वेश्चन नंबर है वो क्या कह रहा है, एक बच्चा जो नई अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई का सामना करता है लेकिन सामाजिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित दिखाई देता है, उसे कहा जा सकता है। अब आपके पास ऑप्शन है, पहला हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधित, दूसरा है ऑटिस्टिक यानी कि स्वलीन, तीसरा है विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि दृष्टि बाधित और चौथा है स्लो लर्नर यानी कि धीमा सीखने वाला। फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए, 136 का राइट आंसर क्या है, चलिए फटाफट बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, डी, यानी कि स्लो लर्नर, धीमा सीखने वाला। ठीक है, धीमे सीखने वाले वो बच्चे होते हैं जिनकी सीखने की गति क्या होती है, औसत बच्चों से कम होती। ठीक है, तो ये सामाजिक रूप से समायोजित होते हैं, यानी दोस्तों के साथ घुलने मिलने और सामाजिक व्यवहार में सामान्य हो सकते हैं। इसके विपरीत क्या है, स्वलीन है, मतलब ऑटिस्टिक की बात करें। ठीक है, बच्चों को सामाजिक समायोजन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। धीमा सीखने वाला जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो धीमा सीखने वाला होना एक सीखने की शैली का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, जो उचित शिक्षण विधियों से सुधारा जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 137 कहता है, यूनेस्को कब बना। ठीक है, व्हेन वाज UNESCO फ्रॉम फॉर्म्ड। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है
15 नवंबर 1945, दूसरा ऑप्शन है 16 नवंबर 1945, तीसरा ऑप्शन है 17 नवंबर 1945 और चौथा ऑप्शन है 18 नवंबर 1945। फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। 137 का राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी 16 नवंबर 1945। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको सही से लिख के आना, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ठीक है, साइंटिफिक, ठीक है, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो लंदन में हुई थी, ठीक है। ये चीज आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी, ठीक है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो यूनेस्को है, इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। विशेषकर जो सलामांका है, स्टेटमेंट है 1994 के माध्यम से जितनी दुनिया भर में इंक्लूसिव एजुकेशन है, उनकी नींव रखी थी, ठीक है। फिर है यूडी का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल डिजाइन? आपके पास ऑप्शन है, पहला जो है रॉस मैक, यानी कि रॉन मैक मेस, ठीक है, रॉन मेस। और दूसरे जो है डॉक्टर उमातुली, तीसरी जो है सैमुअल किर्क, और चौथे जो है लियो कैनर। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता दीजिए। यूडी यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन, ठीक है, किसने बनाया था? 138 का, और जो क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन नंबर है, उसका राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? रॉन मैक, ठीक है, या रॉन मैस बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल डिजाइन की अवधारणा रॉन मैस ने दी थी, जो खुद आर्किटेक्ट थे और व्हीलचेयर का उपयोग करते थे, ठीक है। इनका सिद्धांत ये है कि जो प्रोडक्ट हैं, बिल्डिंग्स और वातावरण को इस तरह से बनाया जाए कि बिना किसी विशेष बदलाव के सभी लोग, चाहे वो दिव्यांग हो या नहीं हो, उनके लिए उपयोगी हो, ठीक है। तो और जो डॉक्टर उमा तुली हैं, इनकी बात करें तो इन्होंने भारत में अमर ज्योति, जो आपने नाम सुना होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी स्थापना की। और इंक्लूसिव शिक्षा के लिए इनका बड़ा नाम है, ठीक है। सैमुअल किर्क की बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द के जनक, एलडी जो था, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द के जनक कौन है? सैमुअल किर्क माने जाते हैं। लियो कैनर कौन है? ये कौन है? एएसडी की व्याख्या करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। कौन है? एएसडी की व्याख्या करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे स्क्रीन पर आ गई है। 139 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? बौद्धिक अक्षम बच्चों को सामाजिक क्रियाओं को देने का तात्पर्य क्या है? मतलब एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। बौद्धिक अक्षम बच्चों को सामाजिक क्रियाओं को देने का तात्पर्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिविंग सोशल एक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पीपल? आपके पास आपके आंसर है। पहला ऑप्शन जो है ए, पार्टिसिपेशन इन सोशल वर्क। दूसरा जो है लीगल एजुकेशन, यानी कि कानूनी शिक्षण। तीसरा जो ऑप्शन है राइट टू लाइफ। और चौथा जो ऑप्शन है टू गिव ऑफेंस, ठीक है, यानी कि कानूनी शिक्षण। दूसरा ऑप्शन जीवन का अधिकार। पहला ऑप्शन सामाजिक कार्य में भाग लेना, दूसरा कानूनी शिक्षण, तीसरा जीवन का अधिकार और चौथा है अपराध का अधिकार देने के लिए, ठीक है। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता दीजिए। 139 का राइट आंसर क्या है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कभी तो कमेंट कर दिया करिए आप लोग, आंसर तो कमेंट करते नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ए, यानी कि पार्टिसिपेशन इन सोशल वर्क, ठीक है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इनकी सामाजिक जो फेस्टिवल होते हैं, समुदाय के कार्य होते हैं या मेल जोल के अवसर होते हैं, उसमें शामिल किया जाए, ताकि उनकी जो सोशलाइजेशन स्किल्स है वो बढ़ सके और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सके, ठीक है, ताकि क्या हो? समाज में इंक्लूजन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? फर्नाल्ड विधि किससे संबंधित है? ठीक है, फर्नाल्ड विधि किससे संबंधित है? विथ होम इज फर्नाल्ड मेथड रिलेटेड, ठीक है। आपके पास आपके आंसर हैं। पहला है हियरिंग, दूसरा है टेक्टाइल, तीसरा है विजन और चौथा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इनका जो राइट आंसर है वो क्या है? 140 का राइट आंसर चलिए बता दीजिए। 140 का राइट आंसर
कौन सा है? तो 140 का जो राइट आंसर है फर्नाल्ड विधि है, इसकी बात करें तो इसका जो ये ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है, उपर्युक्त सभी। आप क्यों है ग्रेस फर्नाल्ड द्वारा विकसित ये विधि जो है, इसमें आपने VAKT सुना होगा, ठीक है, VAKT सुना होगा, तकनीकी पर आधारित है। V फॉर क्या होता है? विजुअल यानी शब्द को देखना। A फॉर ऑडिटरी यानी कि शब्द को सुनना। काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? गतिज यानी मूवमेंट, हवा में या सतह पर शब्द बनाना, ठीक है। और टेक्टाइल जो होता है अक्षरों को छूना, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रेस फर्नाल्ड द्वारा विकसित ये विधि क्या है? VAKT है, ठीक है। किससे संबंधित है? VAKT से। ये विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिन्हें पढ़ने लिखने में गंभीर कठिनाई होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर है 141। 141 क्या है? कान के भीतर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर कान के भीतर का सबसे संवेदनशील हिस्सा पूछा है, तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है वेस्टिबुलर, ठीक है, दूसरा है कॉक्लिया, तीसरा है सेमी सर्कुलर कैनाल और चौथा है ओवल विंडो। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं 141 का जो राइट आंसर है वो क्या है। 141 का राइट आंसर बी है। तो सही आंसर इसका क्या है? बी यानी कि कॉक्लिया, ठीक है। अब कॉक्लिया क्यों है? कॉक्लिया जो है वो इनर ईयर का पार्ट है, ठीक है, जो कैसा होता है? स्नेल के आकार का होता है, यानी कि घोंघे के आकार का होता है, और सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कोटी होती है जिसमें हजारों हेयर सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो कोशिकाएं, मतलब ये जो हेयर सेल्स होती हैं, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती हैं। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं यानी विद्युत संकेत होते हैं, जिन्हें जो हमारा ब्रेन होता है वो डिकोड कर पाता है। कॉक्लिया में अगर खराबी आती है तो सेंसरी न्यूरल हेयर लॉस आता है, ठीक है। तो सबसे सेंसिटिव हिस्सा कौन सा होता है? कॉक्लिया होता है, ठीक है। अब बात करेंगे 142 की, जो है मोनोप्लीजिया। मोनोप्लीजिया क्या है? अ पर्सन वन आर्म्स और वन लेग इज अफेक्टेड, व्यक्ति का एक हाथ और या एक पैर प्रभावित होता है, ठीक है। दूसरा जो है बोथ हैंड आर अफेक्टेड, मतलब दोनों हाथ प्रभावित होते हैं। तीसरा जो है द बॉडी डज नॉट हैव बोन्स, मतलब शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। और तीसरा जो है बिलो द वेस्ट इज अफेक्टेड, यानी कि कमर के नीचे का भाग प्रभावित होता है। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोनोप्लीजिया जो है वो क्या है। तो देख लेते हैं, मोनोप्लीजिया जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अ पर्सन वन आर्म और वन लेग इज अफेक्टेड, व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है, ठीक है। सीपी की अगर हम इसमें पैरालिसिस की बात करें तो इसमें उसके प्रकार में मोनो का अर्थ होता है एक, ठीक है। मोनोप्लेजिया जो होता है केवल एक अंग, जिसमें जैसे सिर्फ बायां हाथ या दायां पैर, मतलब या हम ये बोल सकते हैं बायां हाथ या सिर या दायां पैर प्रभावित होता है, ठीक है। पैराप्लेजिया जो होता है वो क्या होता है? कमर के नीचे का हिस्सा जो होता है प्रभावित होता है, ठीक है। डाइप्लेजिया जो होता है शरीर के दोनों तरफ के समान अंग, ठीक है, वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आने वाला है हमारी स्क्रीन पर। ये है 143। 143 जो है गर्भाधान से मृत्यु तक हम जिन परिवर्तनों से गुजरते हैं वह हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन प्रश्न क्या है? गर्भाधान से मृत्यु तक हम जिन परिवर्तनों से गुजरते हैं वह हैं द चेंज वी गो थ्रू फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक, दूसरा है मेमोरी यानी कि स्मृति, तीसरा है परसेप्शन यानी कि धारणा, चौथा है हैप्पीनेस यानी कि खुशी, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो साइकोलॉजी में जो कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन से लेकर जीवन के अंत तक यानी कि डेथ तक होने वाली जो जो प्रगतिशील परिवर्तन की श्रृंखला होती है उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी प्रकार के विकास शामिल होते हैं। तो ये क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। तो हम इसमें क्या टिक करके आएंगे? ए यानी कि डेवलपमेंटल, ठीक है। दूसरा जो है इसमें जो इस स्लाइड में दूसरा क्वेश्चन यानी कि 144 नंबर का क्वेश्चन है, LRE का पूर्ण रूप है, ठीक है। फुल फॉर्म इज LRE। तो इसमें ऑप्शन आपका है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, दूसरा है लेवल रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, तीसरा जो है लीस्ट रिक्रिएशनल इन्वायरमेंट, चौथा जो है लीस्ट रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट,
ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताइए आप। तो हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है, ए यानी कि लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है, LRE जो है विशेष रूप शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, प्रिंसिपल है। इसका जो अर्थ है न्यूनतम प्रतिबंधनात्मक वातावरण। इसका मतलब है ये सुनिश्चित करना कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं ना, उनको जहां तक संभव हो सके उनकी गैर दिव्यांग साथियों के साथ ही पढ़ाया जाए। ठीक है, उन्हें विशेष स्कूल अलग कक्षा में तभी भेजा जाना चाहिए जब उनकी अक्षमता इतनी गंभीर हो कि सामान्य कक्षा में उन्हें सहायता प्रदान करना संभव न हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 145। RPWD एक्ट 2016 प्रभावी रूप से कब लागू हुआ? ठीक है, व्हेन डिड RPWD एक्ट 2016 कम इनटू फोर्स? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, तो अब फटाफट मुझे ऑप्शन बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन 145 का राइट आंसर। फटाफट मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी यानी 19 अप्रैल 2017। यहाँ पारित होने और लागू होने की तारीखों के बीच का अंतर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दिसंबर 2016 की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम को नोटिफाई किया गया था। ठीक है, 19 अप्रैल 2017 को मतलब आधिकारिक राजपत्र यानी गैजेट के अनुसार केंद्र सरकार के ने इस तारीख के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की तिथि के रूप में निर्धारित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी स्लाइड पर आ चुका है, 146 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विकलांगता से संबंधित मंत्रालय है? तो पहला जो ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि श्रम मंत्रालय। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय। तीसरा जो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय। और चौथा ऑप्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि विकलांगता से संबंधित यानी कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है जो काम करती है। तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, MSJ। ठीक है, भारत में जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके कल्याण के लिए पुनर्वास और अधिकारों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुख्य नोडल मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। तो इसके अंतर्गत एक विशिष्ट विभाग है जो DEPWD कार्य करता है, जो कब बनाया गया था, 2012 में बनाया गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसका सहयोग करते हैं, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है, MSG की होती है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है, डी। 147 की बात करें तो इसमें है निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने CP की असामान्यता के बारे में चिकित्सकीय चर्चा की? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका विलियम लिट्स है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कैनर है। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन और चौथा ऑप्शन है बैट्सो। ठीक है, तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर होने वाला है इसका ए यानी विलियम लिट्स। CP को चिकित्सकीय रूप से सबसे पहले सर विलियम लिट्स ने 1860 के दशक में, कब, 1860 के दशक में, ठीक है, पहचाना और इसकी व्याख्या की थी। इसलिए इसे लिटिल रोग, ठीक है, लिटिल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पाया कि ये स्थिति जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी या मस्तिष्क के चोट के कारण होती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो है 148, ब्रेल लिपि उपयोगी है यानी ब्रेल स्क्रिप्ट यूजफुल इज। तो आपके ऑप्शन है फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन यानी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन यानी श्रवण बाधित बच्चों के लिए। तीसरा ऑप्शन है फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन यानी बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए। चौथा ऑप्शन है फॉर लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन यानी लोकोमोटर अक्षम बच्चों के लिए। ठीक है, तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता दीजिए 148 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था, 1824 में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कोई कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने हुआ था, कब हुआ था, तो 1824 में। ये क्या है, एक टेक्टाइल आधारित शिक्षण है। ठीक है, क्या है, टेक्टाइल आधारित प्रणाली सिस्टम है। इसमें क्या होते हैं, 6 डॉट होते हैं जो उभरे हुए होते हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित व्यक्ति क्या करते हैं, इन बिंदुओं को फील करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 149,
यहाँ पर पूछा गया है बेंचमार्क दिव्यांगता का मतलब कम से कम कितने प्रतिशत अक्षमता वाले लोगों का है। ठीक है, तो यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला 35, दूसरा है 40, तीसरा है 50 और 100। ठीक है, आप सब ने पढ़ा है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी का, वो क्या होगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी बीडी का जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो कितने परसेंटेज पर होती है, 40% पर होती है। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार जो बेंचमार्क दिव्यांगता है उन व्यक्तियों को माना जाता है जो किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय अधिकारी यानी सीएमओ द्वारा प्रमाणित कम से कम 40% या उससे अधिक विकलांगता से ग्रसित हो। सरकारी लाभ आरक्षण योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए 40% के जो रूल्स रेगुलेशन है यानी कि जो नॉर्म्स है उनको पूरा करना अनिवार्य है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 जो है राज्यसभा में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब पारित किया गया। आपके ऑप्शन है, पहला 12 दिसंबर 2016, तीसरा है 14 दिसंबर 2016, तीसरा है जो 15 दिसंबर 2016 और चौथा है 16 दिसंबर 2016। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 150 का जो राइट आंसर है वो क्या है। तो 150 का राइट आंसर क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। चलिए बताइए। तो चलिए फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। इतनी चीज़ें आपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पढ़ ली है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 151 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कह रहा है, बच्चों को वस्तुओं को उठाने में कठिनाई का संदेह होता है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, पहला विजुअल इम्पेयरमेंट, दूसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, तीसरा है लैंग्वेज इम्पेयरमेंट और चौथा है लोकोमोटर इम्पेयरमेंट यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, डी यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर दिव्यांगता जो है हड्डियों जोड़ों या मांसपेशियों से संबंधित होती है। और जो कि वस्तु उठाना जो है वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए इसमें। ठीक है, इसलिए ये लोकोमोटर दिव्यांगता का लक्षण है। हालांकि विजुअल इंपेयरमेंट में भी चीजें दिखती नहीं है बट उसको कैरी करने में पकड़ने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है 152। TEACCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, आपका लर्निंग डिसेबल्ड यानी कि अधिगम अक्षम, दूसरा है ऑटिस्टिक यानी कि स्वलीन, तीसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड यानी कि बौद्धिक अक्षम और चौथा है स्लो लर्नर यानी कि धीमा सीखने वाला। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो कार्यक्रम है ये किसके लिए है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए 152 का जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। ठीक है, 152 का जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं, बी है ऑटिस्टिक। ठीक है, यानी कि स्वलीन। जो TEACCH है, सॉरी TEACCH है, उसका पूरा नाम क्या है, T फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, एंड एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन, ऑफ, A फॉर ऑटिस्टिक, ठीक है, एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या कम्युनिकेशन चिल्ड्रन हैंडीकैप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये किसके लिए है, ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक संरचित शिक्षण हम बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मेथड है जो उनके दृश्य क्षमताओं का उपयोग करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। फिर है 153 क्वेश्चन जो है वो क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, पहला ए आर्टिकल 253 यानी अनुच्छेद 253, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 254 यानी कि अनुच्छेद 254, तीसरा है आर्टिकल 252, ठीक है, और चौथा है आर्टिकल 250। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, 153 का राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। तो 153 का जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं, वो क्या है, ए है यानी कि आर्टिकल 253। ठीक है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 253 है संसद को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। जो कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है यूएनसीआरपीडी के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए इसे इसी अनुच्छेद के तहत बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 जो है, कान की तीनों हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं। अब आपके पास क्या है, ओसिकुलर चयन पहला ऑप्शन, दूसरा है ओसिकुलर
कंटिन्यूटी, ठीक है। और चौथा, तीसरा जो है ईयर कैनाल है, चौथा है टेंडम। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ओसिकुलर चैन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कान मिडिल ईयर में जो तीन छोटी हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप, ठीक है, ये तीनों सामूहिक रूप से ओसिकल्स इनको कहा जाता है, क्योंकि ये आपस में जुड़ी होती हैं, इसीलिए इनको ओसिकुलर चेन बोलते हैं। ये जो ध्वनि तरंग जाती है ना, जो प्रेशर के साथ, उसमें जो वाइब्रेशन होता है आंतरिक कान के हिस्से तक वाइब्रेशन के थ्रू पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी, तो ये रही हमारे सामने 155 नंबर का क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, 155 नंबर का क्वेश्चन। एनएडी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म इज एनएडी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, नेशनल अवार्ड फॉर द डेफ, यानी दूसरा ऑप्शन जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ, तीसरा ऑप्शन है नेशनल ऑटिज्म डे, चौथा ऑप्शन है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। तो फटाफट इसका सही आंसर आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है वो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेशनल एसोसिएशन फॉर द डेफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 156, बड़ा दिखाना लेकिन बच्चे की तरह व्यवहार करना इसे कहा जाता है। अब आपके पास ऑप्शन है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दूसरा है विजुअल इंपेयरमेंट, तीसरा है हियरिंग इंपेयरमेंट, चौथा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए कि 156 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो 156 का राइट आंसर जो है वो देख लेते हैं। आपने मूवी देखी होगी कोई मिल गया, ठीक है, उसमें रोहित जी की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति की जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो तो सामान्य हो सकती है, लेकिन उसकी जो मेंटल एज होती है, सीखने की क्षमता जो होती है, उनकी वास्तविक उम्र से कम होती है। इस कारण क्या होता है, उम्र के बड़े होने के बावजूद बच्चों जैसा व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 157, बौद्धिक अक्षमता एक नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है लैक इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की कमी, और दूसरा जो है मेंटल प्रॉब्लम यानी कि मानसिक समस्या, तीसरा जो है डिजीज यानी कि रोग, चौथा जो है ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, तो आंसर जो है आपका वो सी सही है। ठीक है, क्योंकि बौद्धिक अक्षमता कोई बीमारी नहीं है जिसे दवाइयों से पूरी तरह से ठीक किया जा सके। ये क्या है, एक कंडीशन है, एक अक्षमता है विकास के दौरान जो ब्रेन होता है यानी मस्तिष्क के पूर्ण विकास ना होने के कारण जब निर्णय लेने में कमी और मानसिक समस्याएं इसके लक्षणों या पहलुओं में शामिल हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 158, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं। आपके पास ऑप्शन है, पहला इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समता एवं समान अवसर। नेक्स्ट जो है आपका ऑप्शन वो क्या है, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वर्ल्ड ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुत्व। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका सोशल इक्विलिब्रियम यानी कि सामाजिक संतुलन। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो राइट आंसर जो है इसका कौन सा है, ए होगा। ठीक है, यानी कि इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्यों है समावेशी शिक्षा जो है उसका मूल आधार है कि हर बच्चे को चाहे उसकी क्षमता या बैकग्राउंड कुछ भी हो, शिक्षा के समान अवसर और उचित सहायता मतलब नीड बेस्ड एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो समान बच्चों के साथ सीख सके। 159 का जो क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी विकलांगता है जिसे पहले लिट्स रोग के नाम से जाना जाता था। अभी इसके पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। और फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी कौन सी विकलांगता है जिसे लिट्स रोग के नाम से जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन है आपके पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है ऑटिज्म, तीसरा ऑप्शन है सेरेब्रल पैल्सी और चौथा ऑप्शन है अफेजिया। ठीक है, तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी यानी कि सीपी। ठीक है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, सीपी जो है इसको ऐतिहासिक रूप से लिटिल रोग कहा जाता था, क्योंकि इसका जो वर्णन है सबसे पहले कब हुआ था, 1800 दशक के ब्रिटिश सर्जन विलियम जॉन लिटिल ने किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 107, निम्नलिखित में से आवाज के प्राचल हैं, मतलब जो यहाँ पर पूछा है फॉलोइंग और
आर द वॉइस पैरामीटर। ठीक है, वॉइस के पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो पहला जो है क्वालिटी, दूसरा है इंटोनेशन, तीसरा है पिच और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा सही होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आवाज को मापने या समझने के लिए क्वालिटी चाहिए हमें। ठीक है, आवाज की गुणवत्ता चाहिए, पिच का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटोनेशन का होना बहुत जरूरी है, बोलने का लहजा उतार चढ़ाव, ये तीनों ही क्या है? मुख्य पैरामीटर में आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 161 जो है बधिर बच्चों की मुख्य शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, पहला एजुकेशनल बाई स्पेशल टीचर या एजुकेशन बाय स्पेशल टीचर यानी विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा मिलना, दूसरा है यूजिंग साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, तीसरा है मॉडर्न यूज ऑफ टीएलएम यानी कि टीएलएम का अधिक उपयोग करना, चौथा है ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? डी ऑप्शन। ठीक है, कि जो डेफ बच्चे हैं उनको प्रभावी ढंग से शिक्षित करने के लिए हमें स्पेशल एजुकेटर की जरूरत होती है। उन्हें साइन लैंग्वेज की के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। ऑडियो विजुअल सामग्री यानी टीएलएम जो है उसका भी अधिक उपयोग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है? डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 162 है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का ड्राफ्ट बिल कब बनाया गया? ठीक है, व्हेन वाज क्रिएटेड ड्राफ्ट बिल ऑफ और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। मैंने आप सबसे पहले ही ये चीजें हमने हमारी जो हमने जो एक्ट पढ़ा है ना उसमें हमने डिस्कस किया है। तो आप सब मुझे बता सकते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो ड्राफ्ट बिल है वो कब बनाया गया? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन जो है वो कौन कौन से हैं? तो मुझे फटाफट ऑप्शन बता दीजिए। पहला जो है ऑप्शन है इन 2011, दूसरा है इन 2012, तीसरा है इन 2013, चौथा है इन 2014। फटाफट मुझे बता दीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, ए है। ठीक है, यानी कि 2011 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है बिल का पहला ड्रॉफ्ट 2011 में तैयार किया गया था। उसके बाद इसे 2014 में संसद में पेश किया गया था और अंततः ये 2016 में कानून बना। ये कानून जो है इसने किसको रिप्लेस किया, किसकी जगह ली? 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट को। ठीक है, जिसमें क्या किया गया? 7 डिसेबिलिटीज से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 21 को। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर हम, तो 163 जो है समावेशी शिक्षा का परम उद्देश्य क्या है? व्हाट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ राइट, तीसरा है एडिंग इन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल यानी कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, चौथा है एडवोकेसी ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी विकलांग बच्चों की वकालत करना। फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? एडिंग टू द मेन स्ट्रीम यानी कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज से अलग थलग न रखा जाए, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ाकर समाज की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, 164 जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या कहता है? एक बच्चा जो बौद्धिक कामकाज और अनुकूली व्यवहार काफी देरी से करता है उसे कहा जाता है। आपका आंसर है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड, दूसरा आंसर है ऑटिज्म चाइल्ड, तीसरा है विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड और चौथा है लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, अधिगम अक्षम बालक। फटाफट मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर एडॉप्टिव बिहेवियर की बात की गई है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? ए, यानी कि जब किसी बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जब किसी बच्चे की सीखने की गति, तर्क करने की क्षमता जो होती है, जैसे दैनिक जीवन के कार्यों को करने का तरीका यानी कि एडॉप्टिव बिहेवियर उसकी उम्र के अन्य बच्चों की कंपैरिजन में बहुत धीमा या स्लो होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 165। 165 क्वेश्चन जो है नंबर का, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विशिष्ट बालक की है? अब आपके पास पहला ऑप्शन है हैंडीकैप, दूसरा है स्लो लर्नर, तीसरा है एजुकेशन बैकवर्ड, ठीक है, चौथा जो है ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एंड एवरेज कैटेगरीज, मतलब वो सभी बच्चे जो सामान्य और औसत श्रेणी से
भिन्न होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, डी। ठीक है। जो हम इसको एक्सेप्शनल चाइल्ड भी बोल सकते हैं, स्पेशल चाइल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं, केवल उन्हें हम ये नहीं कहते कि जिन्हें कोई अक्षमता हो। इस श्रेणी में वो सभी बच्चे आते हैं जिनकी फिजिकल, मेंटल या सोशल कैरेक्टरिस्टिक जो है सामान्य बच्चों से अलग और गिफ्टेड होती है। ठीक है। अक्षम बच्चे इसमें शामिल होते हैं। गिफ्टेड और हम ये भी बोल सकते हैं गिफ्टेड और अक्षम बच्चे जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं 166 पर। सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट। साइन लैंग्वेज इज द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में सांकेतिक भाषा समान है। दूसरा आंसर जो है, दूसरा जो ऑप्शन है आपका, साइन लैंग्वेज इज कॉमन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में सांकेतिक भाषा समान है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, सांकेतिक भाषा को हियरिंग लोगों द्वारा बनाया गया, यानी साइन लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय हियरिंग पीपल। और चौथा जो है, नन ऑफ दीज। फटाफट मुझे इसका सही आंसर बता दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं, डी। क्यों डी है, नन ऑफ दीज क्यों है, इनमें से कोई नहीं? क्योंकि विकल्प ए जो है वो क्या कहता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा पूरी दुनिया में एक समान नहीं है, एएसएल और आईएसएल अलग अलग है। ठीक है। बी ऑप्शन क्या कहता है, पूरे भारत में सांकेतिक भाषा समान है। बी ऑप्शन भी ये पूरी तरीके से सही नहीं माना जाता है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभाव हो सकते हैं, हालांकि आईएसएल को मानकीकृत किया जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, गलत है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में। भारत में पहली बार राजपथ पर भारतीय सांकेतिक भाषा की झांकी कब निकाली गई? तो इसमें पहला ऑप्शन जो है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 2020 और तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 2021। फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। भारत में पहली बार राजपथ पर भारतीय सांकेतिक भाषा की झांकी कब निकाली गई? क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर बता दीजिए क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी, यानी कि 26 जनवरी 2021। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार इंडियन साइन लैंग्वेज यानी आईएसएल की झांकी प्रदर्शित की गई थी। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक ऐतिहासिक कदम था, जिसका उद्देश्य क्या था, सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है 168, ये देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है, विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार अल्प दृष्टिहीनता की परिभाषा है। तो सबसे पहले ऑप्शन जो है, टोटल अब्सेंस ऑफ विजन। दूसरा ऑप्शन जो है, विजुअल एक्यूटी, मतलब दृष्टि का पूर्ण अभाव। दूसरा ऑप्शन जो है, विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60, अप टू 3/60 और अप टू 10/20 स्नेलन इन द बेटर आई विथ बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। ठीक है। और जो ऑप्शन सी है वो क्या है, ए और बी दोनों। तो फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। मतलब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार जो अल्प दृष्टि है वो स्थिति है जहां व्यक्ति की दृष्टि सुधार, मतलब चश्मा या लेंस के बाद भी उसे 6/18, मतलब 6/18 से 3/60 के बीच होती है, जबकि पूर्ण दृष्टिहीनता जो होती है, दृष्टि वो 3/60 से कम या दृष्टि का क्षेत्रफल जो होता है 10 डिग्री से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 169। एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी का गठन किसने किया था? ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ब्लूलर, दूसरा बैंडूरा, तीसरा सैमुअल किर्क और चौथा है घोष। घोष जी। तो अब मुझे इसका सही ऑप्शन आप बता दीजिए। यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की गई है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, सी, यानी कि सैमुअल किर्क। सैमुअल किर्क को लर्निंग डिसेबिलिटी का जनक माना जाता है। इन्होंने 1963 में शिकागो के सम्मेलन में सबसे पहले, कब लर्निंग डिसेबिलिटी का इन्होंने वो किया था, जिक्र किया था, 1963 में। ये चीज पूछ सकते हैं कहाँ पर, तो शिकागो में। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता, तो कोई भी आंसर आप छोड़ के मत आना। ठीक है। सम्मेलन में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। इस एसोसिएशन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर क्वेश्चन नंबर है 170।
सत्य ही प्रयोग है, प्रयोग ही सत्य है, किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन जो है आइडियलिज्म, दूसरा है नेचुरलिज्म, तीसरा है प्रैग्मेटिज्म और चौथा जो है कनेक्शनिज्म। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और संबंधवाद। फटाफट मुझे इसका आंसर मुझे बता दीजिए कि इसका जो 170 का ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो 170 का जो ऑप्शन है वो कौन सा, सी सही है। ठीक है, क्यों सही है? ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि कोई भी विचार या सिद्धांत तभी सत्य है जब वो व्यवहारिक रूप से यूजफुल हो। ठीक है, इसके अनुसार सत्य स्थिर नहीं है बल्कि वो है जो अनुभव और प्रयोग की कसौटी पर सही उतरे। जॉन डीवी ने इस मतलब ये प्रैग्मेटिज्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? जॉन डीवी। ठीक है, ये चीज आपसे पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हुए हम देखते हैं सबसे पहले 171 नंबर का क्वेश्चन। जो 171 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वह होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, पहला, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा, प्रत्यास्मरण द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। चौथा है, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए कि इसका 171 का राइट आंसर क्या है। देखते हैं आप कितना सही कमेंट करते हैं। तो इसका देख लेते हैं, राइट आंसर जो है वो क्या है, सी है। यानी कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रहने के अवसर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्यों? प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत जल्दी सीख लेते हैं। उनके लिए सामान्य पाठ्यक्रम बोरियत भरा हो सकता है, इसलिए सबसे अच्छे कार्यक्रम वो हैं जो उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग को उनकी चुनौती दें। ठीक है, और उन्हें अलग अलग दिशाओं में सोचने का मौका दें। क्लियर है? 172 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ISLRTC अभी तक कितने शब्दों की शब्दकोश लॉन्च कर चुका है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके पास ऑप्शन है 10,000, दूसरा ऑप्शन है 3,000, तीसरा ऑप्शन है 5,000 और चौथा ऑप्शन है 2,000। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है 172 का वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 10,000। इंडियन साइन लैंग्वेज यानी कि ISLRTC ने भारतीय सांकेतिक भाषा में यानी कि ISL का एक व्यापक डिजिटल शब्दकोश तैयार किया है। इसके तीसरे संस्करण जो कि अभी जारी हुआ था 2021 में, उसके साथ अब इसमें कुल कितने शब्द हो गए? 10,000 टर्म शामिल हैं, जिसमें दैनिक उपयोग, शैक्षणिक, कानूनी और चिकित्सा शब्दावली इसमें शामिल है। ठीक है, 173 जो क्वेश्चन नंबर है वो कहता है कि वंशानुगत विकार संबंधित है, यानी कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर इज रिलेटेड। पहला है थैलेसीमिया, दूसरा है सिकल सेल डिजीज, तीसरा है A and B दोनों और चौथा है नन ऑफ दीज। फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? सी, यानी कि थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? एक जेनेटिक रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से आता है। इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन जो है वो कम बनता है। और सिकल सेल डिजीज क्या होता है? ये भी एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार हंसी जैसा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? रक्त प्रवाह में बाधा आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर A and B दोनों यानी कि सी आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा 147 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 174 नंबर का क्वेश्चन जो है ब्रेल संबंधित है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऑडियो, दूसरा है टेक्टाइल, तीसरा है विजुअल और चौथा है काइनेस्थेटिक। इसका आपको पता ही है कि किससे संबंधित है, तो आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टेक्टाइल से। ठीक है, बी आंसर इसका राइट आंसर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 175। जब किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक, भाषाई आदि रूप में समस्या हो जाती है तब उसे कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है इम्पेयरमेंट, दूसरा है डिसेबिलिटी, तीसरा है हैंडीकैप, चौथा है ऑल ऑफ दी एबव। फटाफट इसका मुझे राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है 175 का, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या है? सी है। सी क्यों है? तो यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट की बात करें तो शरीर के किसी अंग या कार्य प्रणाली में खराबी।
ठीक है। डिसेबिलिटी की बात करें, क्षति के कारण किसी कार्य में को करने में असमर्थता। और हैंडीकैप्ड की बात करें तो जब वो क्षमता व्यक्ति को सामाजिक, भौतिक या फिर इन्वायरमेंटल बाधाओं के कारण सामान्य जीवन जीने में समस्या पैदा करती है। ठीक है। हालांकि आधुनिक शब्दावली में दिव्यांग या पर्सन विद डिसेबिलिटी शब्द का भी उपयोग होने लगा है। ठीक है, ये सम्मानजनक उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 176, दर्शन की कौन सी शाखा वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित है? तो इसमें पहला जो है सही आंसर वो है एपिस्टेमोलॉजी, दूसरा है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा, दूसरा है मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा, चौथा तीसरा जो है एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा, और चौथा जो है उपर्युक्त सभी। फटाफट मुझे इसके आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। देखो ये जो फिलोसफी है ना, इसके तीन दर्शन होते हैं, तीन शाखाएं होती है। कौन सी? एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी। तो जो मेटाफिजिक्स है ये ब्रह्मांड की वास्तविकता, अस्तित्व और सत्य के स्वरूप का अध्ययन करती है। ठीक है, यानी कि तत्व मीमांसा क्या करती है? ब्रह्मांड की वास्तविकता और अस्तित्व और सत्ता के स्वरूप का अध्ययन करती है। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ये ज्ञान की प्रकृति और उसकी सीमा का अध्ययन करती है। एक्सियोलॉजी की बात करें तो ये नैतिक और मूल्यों का अध्ययन करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मेटाफिजिक्स। ठीक है, यानी कि तत्व मीमांसा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177 यानी कि 177। आरटीई अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? आपके पास ऑप्शन है, पहला 70, दूसरा 14, तीसरा 38 और चौथा जो है 39। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी, यानी कि 38 धाराएं हैं। ये जो राइट टू एजुकेशन है इसमें कुल 38 धाराएं और 7 अध्याय शामिल हैं। इसमें एक अनुसूची भी है जो स्कूल के मानकों और मानदंडों को निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है 178 हमारे सामने है। यहाँ पर है SODA में, मतलब SODA में D इज रिलेटेड टू। तो आप बता सकते हैं मतलब यहाँ पर जो D है वो किससे रिलेटेड है? तो पहला जो है डिसेबिलिटी, दूसरा जो है डिसऑर्डर, तीसरा जो है डिस्टॉर्शन और चौथा जो है डेवलपमेंट। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मैंने वैसे इससे पहले की वीडियो में ये डिस्कस किया था, सोडा। ठीक है, ये पीने वाला सोडा नहीं है। S फॉर सब्सटीट्यूशन, ठीक है, O फॉर ओमिशन और D फॉर डिस्टॉर्शन, ठीक है, A फॉर एडिशन। अब इसमें क्या करता है बच्चा? सब्सटीट्यूशन में शब्द बदल देता है, जैसे कमल की जगह पे तमल बोल दिया। ठीक है, ओमिशन में क्या करता है? शब्द छोड़ देता है। ठीक है, मतलब इसमें जैसे बोलना है स्कूल तो कूल बोला। ठीक है, तो और जो डिस्टॉर्शन है वो स्पष्ट होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है जब बच्चा किसी ध्वनि को पूरी तरह नहीं बदलता लेकिन उसका उच्चारण गलत या अलग होता है। ठीक है, और एडिशन आता है जो जिसमें क्या होता है? अतिरिक्त जोड़ना, जैसे पेन बोला तो पेन बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें डी क्या है? अब आप सबको इतनी देर में पता चल गया होगा। डी का जो यहाँ पर डी जो है वो किससे रिलेटेड है? डिस्टॉर्शन से। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 179। 179 क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है? मध्यम बौद्धिक अक्षम वाले बच्चे हैं शिक्षणीय, दूसरा ट्रेनेबल, तीसरा है कस्टोडियल यानी कि संरक्षण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, यानी कि ट्रेनेबल होंगे। ठीक है, एडुकेबल क्या होते हैं? शिक्षा देने योग्य, स्कूल जा सकते हैं। और ट्रेनेबल क्या होते हैं? मॉडरेट, इन्हें दैनिक जीवन में कौशल और बुनियादी काम सिखाए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हम बात करें कस्टोडियल जो होते हैं तो इन्हें निरंतर संरक्षण की जरूरत पड़ती है, सीवियर और प्रोफाइल के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 180 पृथक्करण संबंधित है। पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, दूसरा है स्पेशल एजुकेशन, तीसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन, चौथा है टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो सही आंसर है वो बताइए। तो किससे संबंधित है? स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है। सेग्रेशन का अर्थ क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को समान बच्चों से अलग करके केवल उनके बने स्कूलों में पढ़ाना, यानी कि स्पेशल स्कूल में पढ़ाना। तो ये विशेष शिक्षा की एक पुरानी व्यवस्था है, जबकि इसके विपरीत क्या आ गई है अभी? समावेशी शिक्षा, सभी को एक साथ लाने पर जोर देती है। फिर क्वेश्चन नंबर है 181।
यदि कोई बच्चा बड़े अक्षरों को पढ़ लेता है और उसे प्रकाश का बोध होता है तो तब वो संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। अगर कोई बच्चा बड़े अक्षरों को पढ़ लेता है और उसे प्रकाश का बोध होता है तब वो संबंधित है। पहला क्वेश्चन आंसर आपका ऑप्शन है ब्लाइंडनेस, दूसरा है लो विजन, तीसरा है क्रॉस आई और चौथा है ऑल ऑफ दी एबव। चलिए फटाफट मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। बी यानी कि लो विजन। जो बच्चा पूरी तरीके से मतलब अंधा नहीं है, मतलब पूरी तरीके से उसको दिखाई मतलब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, प्रकाश को महसूस कर सकता है, बड़े अक्षर या जो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से पढ़ सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लो विजन की श्रेणी में आरपीडब्ल्यूडी के हिसाब से रखा गया है। ठीक है। पूर्ण दृष्टिहीन बच्चा जो है, बच्चा प्रकाश और छाया में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 182 आपके सामने है। क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, यदि विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं तब एक शिक्षक को चाहिए। पहला आंसर है प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस, यानी विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करना। दूसरा इन्फोर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी कि सख्त अनुशासन लागू करना। तीसरा जो है इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, यानी कि परीक्षणों की संख्या में वृद्धि। चौथा जो है इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की एक समान गति पर जोर देना। फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए, यानी कि प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देखो हर बच्चे की जो सीखने की गति होती है, रुचि और तरीका अलग होता है, इसे ही क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। तो एक प्रभावी शिक्षक वही है जो बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पढ़ाने के अलग अलग तरीकों को का उपयोग करे। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पर। मस्तिष्क के किसी पक्ष में समस्या होने से शारीरिक नियंत्रण न कर पाना क्या कहलाता है। अब आपके पास ऑप्शन है, पहला सीपी यानी कि सेरेब्रल पैल्सी, दूसरा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तीसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट और चौथा है ऑटिज्म। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सीपी यानी कि सेरेब्रल पैल्सी। मस्तिष्क के उस हिस्से में क्षति के कारण होता है जो शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के नियंत्रण को संभालता है। ये अक्सर जन्म से पहले या जन्म के समय होता है। ठीक है। 184 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, दिव्यांग छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन, दूसरा है स्पेशल एजुकेशन, तीसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन और चौथा है ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। मुख्य धारा से जोड़ने की बात किसमें होती है, स्पेशल एजुकेशन में नहीं होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 185 है, पीएमआर का पूर्ण रूप है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ पीएमआर, यानी कि पैरामीटर मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा जो है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, तीसरा जो है परवेसिव मेंटल रिटार्डेशन और चौथा जो है प्रीलेबल मेंटल रिटार्डेशन। फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे कि इसका जो आंसर है, राइट आंसर वो क्या हो सकता है 185 का। तो 185 का राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए, 185 का राइट आंसर। ठीक है, तो 185 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर है। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन क्यों, क्योंकि मानसिक मंदता जो है, यानी कि मानसिक मंदता यानी कि अब उसे क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। इसके चार मुख्य स्तर होते हैं, कौन कौन से, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। प्रोफाउंड स्तर के बच्चों का आईक्यू क्या है, बहुत कम होता है। कितना होता है, 20 से 25 से नीचे होता है। ठीक है, और उन्हें जीवन भर निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट 186 क्वेश्चन पर। यदि कोई विद्यार्थी 9+6 = 51 समझता है, ठीक है, मतलब 51 समझता है, तो वो संबंधित है, किससे संबंधित है। अब आपके पास ऑप्शन है, पहला विजुअल इंपेयरमेंट, दूसरा है लर्निंग डिसेबिलिटी, तीसरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, चौथा है हियरिंग इंपेयरमेंट। ठीक है, फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या है, इसमें डिस्कैलकुलिया, ये एक प्रकार की क्या है, अधिगम अक्षमता है, जिसे डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, अंकों को पहचानने, उन्हें स्थान देने या गणितीय क्रियाओं को सही ढंग से करने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, चलिए 187 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, जो कहता है निम्न में से प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी कि द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल ऑफ गिफ्टेड, यानी कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, क्यूरियोसिटी। ठीक है, जिज्ञासा बोल सकते हैं, कुतूहल भी बोल सकते हैं।
दूसरा जो ऑप्शन है यूनिकनेस इन एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति में अनूठापन। और तीसरा जो है फाइट विथ अदर यानी कि दूसरों के साथ लड़ना। चौथा जो है क्रिएटिविटी इन आइडियाज यानी कि विचारों की सृजनात्मकता। फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बताइए कि इसमें संकेत क्या नहीं है। क्वेश्चन में आप ध्यान देना क्या नहीं है। तो इसमें क्यूरियोसिटी भी होगी, ठीक है, यूनिकनेस भी होगी एक्सप्रेशन में, और क्रिएटिविटी भी होगी। तो कौन सा नहीं होगा, जो है सी, यानी कि राइट आंसर क्या है, सी। फिर आते हैं 188 क्वेश्चन नंबर पर, जो क्या कहता है, भारत में आरटीई एक्ट कब लागू हुआ। इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। फटाफट मुझे बताइए कि जो भारत में आरटीई एक्ट है यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो कब लागू हुआ। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 10 अप्रैल 2010, दूसरा है 1 मार्च 2010, तीसरा है 1 मार्च 2010, और चौथा है 4 मार्च 2010। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1 अप्रैल 2010 यानी कि बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने है 189। अध्यात्म अध्यात्मवाद पर जोर देता है यानी कि एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, पहला जो है आइडियलिज्म, दूसरा ऑप्शन है नेचुरलिज्म, तीसरा है प्रैग्मेटिज्म, और चौथा जो है कनेक्सिज्म। फटाफट इसका राइट आंसर मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि आदर्शवाद जो है ज्यादा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक पर ज्यादा वो करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आइडियलिज्म। ठीक है, दर्शन शास्त्र की शाखा आदर्शवाद जो है ये मानती है कि विचार और आध्यात्मिक मूल्य जो हैं वो क्या है, अंतिम सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 190। निम्नलिखित में से पिछड़े बालक की विशेषताएं हैं। अब आपके पास ऑप्शन है। पहला, द पेस ऑफ लर्निंग स्लोज डाउन, ठीक है, यानी सीखने की गति धीमी होती है। दूसरा, आर मेंटली अनवेल यानी कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। तीसरा जो है अनएडजस्टेड बिहेवियर यानी कि असमायोजित व्यवहार। चौथा है ऑल ऑफ दी एबव। फटाफट इसका कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी, ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। देखो, पिछड़े बालक कौन होते हैं, वो होते हैं जिनकी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में शैक्षणिक उपलब्धियों में पीछे रह जाते हैं। उनकी मुख्य विशेषताओं में क्या क्या शामिल है, सीखने की गति धीमी होनी, ठीक है, ये शामिल है। दूसरा, क्या मानसिक रूप से अस्वस्थ या असुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है, और असमायोजित व्यवहार इनका, मतलब समाज या कक्षा में के साथ तालमेल बिठाने में समस्या होती है। ठीक है, अब है क्वेश्चन 199 यानी कि 191 नंबर। तो ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब आपके पास ऑप्शन है। पहला, पर्पसफुल यानी कि पर्पसफुल स्पीच यानी कि उद्देश्यपूर्ण भाषण। दूसरा है प्रैक्टिकल स्पीच यानी कि व्यवहारिक भाषण। तीसरा है डिलेड स्पीच यानी कि विलंबित भाषण। चौथा है प्रोलोंग सॉरी कहने में दिक्कत हो रही है, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच यानी लंबे समय तक भाषण। फटाफट इसका जो राइट आंसर है वो मुझे बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 191 का, 191 का राइट आंसर है डी, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक भाषण। ठीक है, हकलाने की समस्या के उपचार जो है, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच जो है एक बहुत ही प्रभावी तकनीकी है। इसमें व्यक्ति दो शब्दों और स्वरों को खींचकर या धीरे धीरे बोलने का इसमें अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बोलने का प्रवाह जो होता है यानी फ्लुएंसी जो होती है वो बेहतर होती है, और हकलाहट जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन है हमारे सामने 192। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्लार्क के अनुसार सामान्य श्रवण दोष कितने डेसिबल होता है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, 10 से 15 डीबीएचएल। दूसरा ऑप्शन है 16 से 25 डीबीएचएल। तीसरा ऑप्शन है 26 से 40 डीबीएचएल, और चौथा जो है 71 से 90 डीबीएचएल। फटाफट मुझे इसका कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताइए। 192 का राइट आंसर जो है वो क्या है, तो 192 का राइट आंसर जो है वो क्या है, 10 से 15 डेसिबल। ठीक है, सामान्य श्रवण दोष जो है, सामान्य श्रवण दोष नहीं होगा, सामान्य श्रवण जो है वो कितने डेसिबल का होता है, 10 से 15 डेसिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, विश्व प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सीपी डे जो है वो कब मनाया जाता है।
तो वर्ल्ड सीपी डे कब मनाया जाता है? सही आंसर फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सही आंसर इसका क्या है। 193 का सही आंसर जो है वो क्या है? फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, यानी कि 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1994 में, सॉरी 194 जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 21 मार्च पहला ऑप्शन, दूसरा 22 मार्च, तीसरा 23 अप्रैल और 23 मार्च। फटाफट मुझे इसका जो सही आंसर है वो बताइए। तो अभी हाल ही में गया है तो हम क्या बोल सकते हैं? 21 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट जो आंसर है, नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे सामने है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 195 जो नंबर की का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग पहला ऑप्शन है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ये दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डिजाइन, सॉरी पहला जो है यूनिवर्सिटी डिजाइन फॉर लर्निंग है, दूसरा है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, तीसरा है यूनाइटेड डिजाइन फॉर लर्निंग और चौथा है यूनिवर्सल डेवलपमेंटल ऑफ लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी होगा, यानी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 196 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि आरसीआई में पंजीकृत होने के बाद सीआरआर कितने वर्ष तक मान्य रहता है? ठीक है, पहले रहता था 5 साल तक, अभी जो है इनका थोड़ा सा उसमें कुछ नॉर्म्स में चेंज हुआ है तो हो गया है 7 साल। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, देख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी काफी चेंजेस हुए हैं इसमें, तो इसको एक बार देख लेना, मैं भी क्लियर कर दूंगी आपको। ठीक है, तो पहले क्या था? 5 ईयर था, अभी चेंज हो गया है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 197। आरसीआई, सॉरी आईसीआईडीएच का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैंडीकैप्ड, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तीसरा है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरवेंशन ऑफ डिसेबल्ड ह्यूमन। चौथा जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्टिंक्ट डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है 197 का वो क्या है? बी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। पहला जो है आपका ब्रेल स्क्रिप्ट, दूसरा है टेक्टाइल शेप, तीसरा है स्पेशल यानी विशेष प्रकार की छड़ी स्टिक, ठीक है, स्पेशल स्टिक, और चौथा जो है श्रवण यंत्र। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड कौन सा है? हियरिंग एड है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं, संबंधित नहीं है? डी से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है 199। दृष्टिबाधित बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं। आपके पास ऑप्शन है विजुअल सेंस, ठीक है, टेक्टाइल सेंस पहला, दूसरा है विजुअल सेंस और तीसरा है सी एंड ए एंड बी दोनों। ठीक है, और डी जो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दृष्टिबाधित बच्चे ज्ञान अर्जित कैसे करते हैं? तो किससे करते हैं? टेक्टाइल सेंस से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर का। फाइनली हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा 200 नंबर 200 क्वेश्चन है। 200 नंबर का वो क्या है? अफीजिया संबंधित है। किससे? अफेजिया इज रिलेटेड, तो किससे संबंधित है? डिस्कैलकुलिया, सोशल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, यानी डिस्ग्राफिया, लेखन में समस्या, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका मुझे आंसर बताइए। तो इसमें आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अफेजिया जो है एक भाषा विकार यानी कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, जो मस्तिष्क की क्षति के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को बोलने, दूसरों की बात समझने, पढ़ने या लिखने में कठिनाई होती है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। ठीक है, और जो सामाजिक अंतःक्रिया के समान अवसर ऑटिज्म बच्चों में देखे जाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या किसमें देखी जाती है? ऑटिज्म में देखी जाती है। डिस्ग्राफिया जो है लेखन से संबंधित है। ठीक है, चूंकि अफेजिया मुख्य रूप से संप्रेषण से। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया नहीं? कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताएं। और हम
फाइनली अपने 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये आज की सीरीज या जितनी भी मैं डाल रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रही है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना।